ठीक है बच्चों, अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी यूनिट का। कंट्रोल रेक्टिफायर वाली जो यूनिट है इसका टॉपिक है हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। विथ RL लोड। अभी R लोड के साथ हमने देखा था, अब RL लोड के साथ देखेंगे। लेकिन RL लोड के साथ देखने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो थायरिस्टर होता है बच्चों, ये थायरिस्टर है। थायरिस्टर देने से पहले मैं डायोड लगाता हूँ। तो ये जो इंडक्टर होता है ये कितने देर के लिए ऑन होता है? तो ये जो इंडक्टर होता है, देखो अगर यहाँ पे रजिस्टर होता तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। जब यहाँ रजिस्टर था तो केवल हाफ साइकिल के लिए ही, अगर यहाँ आर लोड था तब हमने क्या देखा कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट की जो हमें वेवफॉर्म मिल रही है उसमें केवल हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जा रहा था। तो केवल 180 डिग्री के लिए कंडक्शन हो रहा था। यहाँ पर ये जो डायोड है इसका कितनी देर के लिए कंडक्शन हो रहा था? केवल 180 डिग्री के लिए। ये 0 है, ये 180 और ये 360। तो मतलब रजिस्टर लोड की कंडीशन में मेरा जो ये डायोड है ये केवल 180 डिग्री के लिए ऑपरेट होता है, कंडक्ट करता है। लेकिन जब इंडक्टर लोड लगता है तो क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव हाफ साइकिल जब सप्लाई का रहता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन रहता है। लेकिन ये नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ऑन रहता है। क्यों ऑन रहता है? क्योंकि जैसे ही इसको नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई मिलना बंद हो जाती है तो ये क्या करता है, अपनी अभी जब सप्लाई मिलती रहती है तो उसकी पोलरिटी इस प्रकार से रहती है। लेकिन जैसे ही इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आता है तो उस कंडीशन में इसने रिवर्स बायस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही इसको सप्लाई मिलना बंद होता है तो ये अपने पोलरिटी को रिवर्स कर लेता है, क्योंकि करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, अचानक करंट में परिवर्तन नहीं होने देता, इसलिए ये अपनी पोलरिटी को रिवर्स कर लेता है और फिर ये करंट को फ्लो होने देता है कंटिन्यूसली। इसलिए बोला जाता है कि इंडक्टर के केस में जो हमारा डायोड है वो 360 डिग्री के लिए कंडक्ट होता है, यहाँ केवल 180 डिग्री के लिए कंडक्ट होता है। और कैपेसिटर के केस में, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के केस में केवल 90 डिग्री के लिए कंडक्ट होता है। कैपेसिटर के केस में केवल 90 डिग्री के कंडक्ट होता है। क्यों होता है? देखो ये डायोड है, ये लगा दिया आपने कैपेसिटर, ये दे दी अपने सप्लाई। तो होगा क्या? पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची तो ये मैक्सिमम वोल्टेज को, जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा अपना, उस मैक्सिमम वोल्टेज कितना Vm, उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा मैक्सिमम वोल्टेज को, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद से जैसे ही वोल्टेज कम हुआ तो वोल्टेज किसका कम हुआ? इसका कम हुआ। लेकिन इसका ये तो Vm तक चार्ज है, तो जैसे ही Vm तक चार्ज है तो फिर ये इस साइड का वोल्टेज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा इसके कंपेरिजन, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज कम होता जा रहा है। तो ये जो Vm वोल्टेज है ये ज़्यादा हो गया और सप्लाई वोल्टेज कम हो गया इस मैक्सिमम वोल्टेज के बाद से। तो जब तक कि ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचा तब तक कि ये अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा, और मैक्सिमम वैल्यू पे कब पहुँच जा रहा है वो 90 डिग्री पर, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद वोल्टेज कम हो गया, मतलब इस साइड का वोल्टेज कम हो गया और इस साइड का ज़्यादा हो गया। तो इस साइड का वोल्टेज ज़्यादा हो गया मतलब ये फिर हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा, ये हमेशा रिवर्स बायस में रहेगा। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर के केस में जो डायोड है वो 90 डिग्री कंडक्शन करता है। इंडक्टर के केस में जो डायोड रहता है वो 360 डिग्री कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि जैसे इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाती है ये अपनी पोलरिटी रिवर्स करके फिर सप्लाई मेंटेन करता है, क्योंकि ये करंट में अचानक परिवर्तन का विरोध करता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है।
तो बस ये थोड़े से याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। ठीक है बच्चों, देखते हैं जरा इस टॉपिक को कैसा है। ये सप्लाई है, ये सप्लाई है बच्चों। देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, अब ये सप्लाई दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है थायरिस्टर मतलब SCR, और ये लोड लगा हुआ है इधर RL लोड। RL लोड लगा हुआ है, ये RL लोड लगा हुआ है। ये आपने सप्लाई दी VS, ये सप्लाई की वेवफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ मिल रहा है हमें इस ये R और L दोनों को कंबाइन करके यहाँ हमें आउटपुट मिल रहा है V0। तो आउटपुट ये एक कंप्लीट एक यूनिट है, ये अलग अलग नहीं दोनों, ये दोनों मिल के हैं। तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आउटपुट हमें R लोड के लिए मिला है वही हमें RL लोड के लिए भी मिलेगा और वही हमें RLE के लिए भी मिलेगा, क्योंकि हम इन्हें एक यूनिट मान के चल रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा वोल्टेज, अब देखो जरा, अब देखो किस प्रकार से हम करेंगे। वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ये थीटा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ये पता है हमें। ये सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और ये जो सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म जो है इसकी वैल्यू कितनी है, VM साइन थीटा या VM साइन ओमेगा टी, एक ही बात है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, पता है हमें। ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ये है 4 पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें आउटपुट चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आउटपुट चाहिए हमें। ये पाई पे थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं ताकि वेवफॉर्म बनाने में आसानी होगी, वेवफॉर्म बनाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था। अब देखो, दो कंडीशन क्रिएट हो रही है। पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यहाँ पे लिख लो नंबर 1, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होने वाला है, जो पोलैरिटी रहेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ प्लस आने के कारण ये जो है ये थायरिस्टर का एनोड है इस साइड का, ये कैथोड है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। एनोड हमारा पॉजिटिव से जो कनेक्ट हो जाएगा, कैथोड हमारा नेगेटिव से। तो जिस वजह से हमारा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर ये कैसा हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस में पहुंच जाएगा, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड बाइस में भी करंट का फ्लो तब तक के नहीं हुआ जब तक गेट सिग्नल नहीं देंगे। तो चलो गेट सिग्नल देते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे कहीं अल्फ़ा है, जिस एंगल पे हम गेट सिग्नल देते हैं उसको फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो सपोज करें कि अल्फ़ा एंगल पे, यहाँ पे अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा एंगल पे मैंने गेट सिग्नल दे दिया। तो गेट सिग्नल दे दिया तो उसके बाद का आउटपुट मुझे मिलेगा। तो ये लो, उसके बाद का आउटपुट मुझे मिला अक्रॉस RL लोड। ठीक है, लेकिन फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आया। ठीक है, तो
रुक जाओ एक मिनट, थायरिस्टर फॉरवर्ड, फिर यहाँ लिख भी दो कि व्हेन वी प्रोवाइड गेट सिग्नल, व्हेन गेट सिग्नल एट अल्फा, जब गेट सिग्नल अल्फा पे देंगे देन, हिंदी मीडियम वाले बच्चे से इंग्लिश हिंदी में लिख लेना आपने कि जब गेट सिग्नल अल्फा पे दिया जाता है, मेरे जो शब्द है उन्हीं को आप लिख लो अपनी कॉपी में। व्हेन गेट सिग्नल एट अल्फा, देन जब गेट सिग्नल अल्फा पे दिया देन थायरिस्टर क्या हो जाएगा, जब थायरिस्टर या फिर SCR, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आउटपुट मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल पे जो आउटपुट मिल रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल, वी आउट इक्वल टू वी एस। तो जो आउटपुट की वेवफॉर्म है वो सेम सप्लाई वेवफॉर्म के जैसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जब इंडक्टर को नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, क्यों बंद हो जाएगी, देखते हैं। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, हमारा एनोड नेगेटिव से और कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब वो रिवर्स बाइस में आ जाएगा। ये देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइस में चला जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा डायग्राम उठा के ला लो यार, सबसे बढ़िया, बेस्ट। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ये जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये ओपन सर्किट होने नहीं देगा, क्यों, कौन नहीं होने देगा, ये इंडक्टर। जैसे इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, जैसे इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, ये अपनी पोलरिटी, जब सप्लाई मिल रही थी तो पोलरिटी किस प्रकार से थी, पोलरिटी इस प्रकार से थी, करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, ये हटा दो, ये तो नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो करंट इस प्रकार से फ्लो हो रहा था। तो करंट इस प्रकार से जब फ्लो हो रहा था तो यहाँ था प्लस और यहाँ था माइनस। लेकिन जब सप्लाई मिलना बंद हो गया तो ये जो पोलरिटी है ये प्लस नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। ये जो ओपन सर्किट हुआ ये फिर से उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा, ये पोलरिटी इस प्रकार से हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी प्लस माइनस। तो अब ये करंट ऐसा फ्लो होने लग जाएगा, तो पोलरिटी जैसे ही रिवर्स हुई तो प्लस इस पर आ गया, तो फिर से ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर से ये अपने अंदर से करंट फ्लो करवाने लग जाएगा। तो फिर से ये प्रोसेस चलते रहेगी। और जब तक कि देखो, जब तक कि ये इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये सप्लाई करेगा, तब तक कि इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। और इसके ऊपर कितना वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज रहेगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर ही वोल्टेज इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई वोल्टेज है नहीं। लेकिन इसके ऊपर पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज इस इंडक्टर पे अपेयर हो जाएगा, नेगेटिव वाला, पोलरिटी जो रिवर्स हुई है वो। तो ये देखो जो वेवफॉर्म आउटपुट मिल रहा है मुझे, सपोज करो कि इस जगह पर जाके एनर्जी ख़त्म होने वाली है, तो जब तक कि एनर्जी ख़त्म नहीं होगी तब तक कि नेगेटिव वोल्टेज, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है ये रहेगा, तब तक कि नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। तो सपोज करो कि बीटा पे वो एनर्जी ख़त्म हुई है, तो जिस पोजीशन पे एनर्जी ख़त्म हो जाती है उसको एक्सटेंशन एंगल बोलते हैं। जिस एंगल पे एनर्जी ख़त्म हो जाती है दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंगल। लिख दो यहाँ पे स्टार लगा के, बीटा ये एक्सटेंशन एंगल, एक्सटेंशन एंगल, द पोजीशन वेयर इंडक्टर रिलीज, जहाँ वेयर इंडक्टर रिलीज इट्स complete energy,
कॉल्ड एक्सटिंक्शन एंगल। जिस पोजीशन पे इंडक्टर अपनी कंप्लीट एनर्जी को रिलीज कर देता है उस पोजीशन को एक्सटिंक्शन एंगल कहते हैं। बीटा से दर्शाते हैं इसे बीटा से दर्शाते हैं, ठीक है। और जब तक ये एनर्जी इसकी ख़त्म नहीं हो जाती, ये क्या करेगा, जैसे इसको सप्लाई मिलना बंद होगी अपनी पोलरिटी रिवर्स कर लेगा, ठीक है, पोलरिटी रिवर्स कर लेगा और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते रहेगा। जब तक कि एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तब तक कि उस पर नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रहेगा, तब तक कि इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज मेंटेन रहेगा, ठीक है। और ये जो वोल्टेज अपेयर हुआ है ये किसका वोल्टेज है तो सप्लाई का ही, बस पोलरिटी रिवर्स होगी इसलिए नेगेटिव वोल्टेज आ गया बीटा पे, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म बच्चों हमें हर साइकिल में फिर से, जब यहाँ पे फिर 2 पाई, जब हम कभी बंद हो गया, एक बार यहाँ बंद हो गया, फिर हम 2 पाई प्लस अल्फा पे गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ गेट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे 2 पाई प्लस अल्फा पे, तो फिर हमें यहाँ से आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा, ये आउटपुट हमें फिर से मिलना चालू हो जाएगा इस प्रकार से। और जब रिवर्स बायस में आएगा तो अपनी पोलरिटी रिवर्स करेगा इंडक्टर, इसलिए पोलरिटी रिवर्स करने के कारण नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। ये 3 पाई प्लस बीटा, बीटा हो गया, ये 3 पाई प्लस बीटा, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है बच्चों। ये है एक्सटिंक्शन एंगल बीटा। ये बच्चों आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ये क्या हो रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है। तो जो करंट है बच्चों वो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, देखो ध्यान से इधर, करंट नेगेटिव क्यों नहीं हो रहा। पहले करंट यहाँ सोर्स से निकला गया इंडक्टर में स्टोर हो रही है एनर्जी, और लेकिन जैसे ही सप्लाई मिलना बंद हो गई इसने पोलरिटी रिवर्स करके फिर उसी करंट को कंटिन्यू किया, इसने अपनी पोलरिटी रिवर्स करने के बाद ये देखो अपनी पोलरिटी रिवर्स करके पहले भी करंट ऐसे ही आ रहा था और बाद में भी करंट ऐसे ही आ रहा है। तो करंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। बस इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा। तो यहाँ आउटपुट की वेवफॉर्म में देखो, अब ये आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बना दी। अब आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, ग्रीन पेन से करते हैं, थोड़ा सा नयापन आएगा। आउटपुट करंट I0, इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही सप्लाई दी तो इंडक्टर क्या करता है, करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, अचानक परिवर्तन नहीं होने देता, इसलिए करंट धीरे धीरे बढ़ा, धीरे बढ़ा। और फिर बीटा पे फिर उसका पोलरिटी रिवर्स की और एनर्जी को रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी इंडक्टर की धीरे धीरे खत्म होगी तो करंट भी धीरे धीरे 0 होगा, और बीटा पे जब एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी बीटा पे तो करंट भी 0 हो जाएगा। और ये प्रोसेस हर साइकिल में चलते रहेगी, ये प्रोसेस हर साइकिल में चलती रहेगी। चार्जिंग हो रहा है और ये बीटा तक डिस्चार्ज होगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगी हमारे पास, ठीक है बच्चों। ये बात है, इस प्रकार से ये हमारे आउटपुट की वेवफॉर्म बनेगी। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे इतने सेक्शन में वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ जो पावर होती है, पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, तो आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव और आउटपुट करंट भी पॉजिटिव। मतलब जो पावर है वो कैसी आ गई, पॉजिटिव पावर। ये पावर कैसी है, पॉजिटिव पावर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव। इस लाइन के ऊपर जो भी है, जो वोल्टेज नेगेटिव हो गया, ये देखो ये वाला, ये वोल्टेज नेगेटिव हो गया और ये जो करंट है ये पॉजिटिव हो गया। तो पावर क्या हो गई, वोल्टेज नेगेटिव माइनस V0, करंट पॉजिटिव I0, तो ये होगी नेगेटिव पावर। यहाँ पर देखना बच्चों, इस सेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो करंट है, जब तक ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन थी, जब तक कि सप्लाई मिल रही थी, तब क्या हो रहा था, करंट सोर्स से लोड की तरफ जा रहा था,
लेकिन जैसे ही सप्लाई मिलना बंद होगी रिवर्स बायस में, तो करंट लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है। तो जब करंट सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव पावर आई है, अब जब करंट लोड से सोर्स की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव पावर आई है। तो पॉजिटिव पावर की कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव पावर पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड और नेगेटिव पावर पावर फ्लो फ्रॉम लोड टू सोर्स। ठीक है, इस प्रकार से पावर का फ्लो हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ हमारे पास यहाँ बना हुआ है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस ग्राफ को मैं दूसरे पेज पे ले जा रहा हूँ और इसकी टर्मोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं ज़रा। ठीक है बच्चों, देखो इस वेवफॉर्म को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था आउटपुट मिलना हमें, वो कहाँ से हुआ था, अल्फा से बीटा। तो यहाँ बच्चों कंडक्शन एंगल कितना हो गया, थीटा, कंडक्शन थीटा सी, कंडक्शन एंगल कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि आउटपुट हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, बीटा से लेकर अल्फा तक। तो बीटा माइनस अल्फा इतना कंडक्शन एंगल है अपना, बीटा माइनस अल्फा। जब अपन आर लोड की बात कर रहे थे तो वहाँ जो कंडक्शन एंगल था थीटा सी, वो कितना था, ये यहीं तक कंडक्शन हो रहा था, नेगेटिव स्पाइस नहीं आई थी क्योंकि इंडक्टर नहीं था, इंडक्टर पोलरिटी को रिवर्स कर रहा है। लेकिन वहाँ जो कंडक्शन एंगल था वो क्या था, पाई माइनस अल्फा था, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, तो कंडक्शन टाइम कितना हो जाएगा, जो देखो थीटा सी जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी सी, तो ये हो गया पाई माइनस अल्फा, ये थीटा सी होता है ओमेगा इंटू टी सी, बीटा माइनस अल्फा। तो कंडक्शन टाइम जो है यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस अल्फा बाय ओमेगा, और यहाँ जो कंडक्शन टाइम हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन टाइम, जो जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आता है एवरेज वैल्यू से, तो जो एवरेज वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई। आउटपुट जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, अल्फा से बीटा मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, वीएम साइन थीटा, डी थीटा 1 अपॉन 2 पाई। वीएम बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस साइन बाहर आ गया, कॉस थीटा जो लिमिट है वो पुट कर दो अल्फा से लेके बीटा, तो ये हो गया माइनस वीएम अपॉन 2 पाई कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ये माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो वीएम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये ठीक है बच्चों, अब ये हमें आउटपुट मिल गया।
RMS वैल्यू निकालना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। RMS वैल्यू अगर निकालने की इच्छा रखते हो तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसको लो। RMS वैल्यू निकालना है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट RMS, इसलिए क्या करो, ये जो फंक्शन है वोल्टेज का इसका स्क्वायर कर दो और ये ओवरऑल टर्म का अंडर रूट के अंदर डाल दो तो हमें RMS वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है इसलिए मैं इसे नहीं बढ़ा रहा हूँ आगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों इस आउटपुट का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या पा रहे हैं यहाँ पर और जो R लोड के लिए जो आउटपुट मिल रहा था उसमें क्या अंतर है बच्चों। जब R लोड के लिए आउटपुट मिल रहा था तो मुझे केवल पॉजिटिव पोर्शन मिल रहा था, केवल पॉजिटिव पोर्शन मिल रहा था। लेकिन ये RL लोड में तो एक समस्या आ गई, ये नेगेटिव पोर्शन भी मिल रहा है, ये नेगेटिव पोर्शन भी आ रहा है मुझे आउटपुट में। तो बच्चों ये नेगेटिव पोर्शन क्या करेगा, ये नेगेटिव पोर्शन तो मेरी एवरेज वैल्यू, जो आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू है उसको रिड्यूस कर देगा। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू रहेगी, इंडक्टर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उतना टाइम लेगा वो एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो एल ज़्यादा रहेगा तो नेगेटिव पोर्शन भी ज़्यादा रहेगा, नेगेटिव पोर्शन भी ज़्यादा रहेगा। और ये नेगेटिव पोर्शन क्या करेगा, हमारी एवरेज वैल्यू को कम करेगा। तो बच्चों यार ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम ही है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हमें इंटरेस्ट ही डीसी में है, एवरेज वैल्यू में हमें इंटरेस्ट है, वही कम हो जा रही है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये नेगेटिव स्पेस को हटाने का एक उपाय है मेरे पास, नेगेटिव स्पेस को हटाने का एक उपाय है मेरे पास। तो उसके उपाय के लिए क्या करो, एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, लिखो सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ये फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है बच्चों, समझो इसको। ये फ्री व्हीलिंग डायोड को हम जब कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे नेगेटिव जो स्पेस आ रही है, वो जो नेगेटिव पोर्शन आ रहा है उसको हटा देगा ये फ्री व्हीलिंग डायोड। करना कुछ नहीं है, जो सर्किट था हमारा जो सर्किट पहले जो बना था उसमें क्या बना था, एक SCR था और सीधे यहाँ लोड कनेक्टेड था, RL लोड। इस प्रकार का आउटपुट हमारे पास कनेक्ट था। तो ये जो इंडक्टर है वो क्या करता था, नेगेटिव हाफ साइकिल में अपनी पोलरिटी को रिवर्स कर लेता था और एनर्जी रिलीज करता था। तो इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिल रहा था यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिल रहा था उसमें ये नेगेटिव स्पेस अपेयर हो जा रही थी। लेकिन एक काम करो कि एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट कर दो। ये फ्री व्हीलिंग डायोड कुछ नहीं है, एक डायोड लगा दो यहाँ पे। इसी डायोड को नाम दे दिया उन्होंने फ्री व्हीलिंग डायोड। ये क्या करेगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये इंडक्टर की एनर्जी इस डायोड को फॉरवर्ड वाइस में कर देगी। देखो ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड वाइस में आएगा तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये एकदम शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो ये जो शॉर्ट सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो जो हमें आउटपुट मिल रहा था यहाँ पे, ये जो आउटपुट मिल रहा था हमें, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ये यहाँ जो वेवफॉर्म बनेगी, ये जो वेवफॉर्म बनेगी ये किस प्रकार की बनेगी, ये नेगेटिव पोर्शन वोल्टेज 0 हो जाएगा यहाँ पर, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, ये आउटपुट जो हमें मिलेगा बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो हाँ, तो इसीलिए देखो ये शॉर्ट सर्किट कर दिया इसने। तो आउटपुट जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल में जब ये इंडक्टर अपनी पोलरिटी रिवर्स करेगा तो ये इस डायोड के थ्रू अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। तो वो नेगेटिव वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो जो R लोड के जैसे मिलेगा। R लोड में भी अल्फा से लेके पाई तक आउटपुट मिलता है। तो अगर फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया तो इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, और जैसा कि R लोड में भी ऐसे ही आउटपुट मिलता था।
तो एक्सप्रेशन हमारे आउटपुट वोल्टेज का कैसा हो जाएगा फिर, हमारे आउटपुट वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वो फ्री व्हीलिंग डायोड की उपस्थिति में, फ्री व्हीलिंग डायोड की उपस्थिति में जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज, वो Vm/2 1 प्लस कॉस अल्फा, जो कि आर लोड में मिल रहा था, वही RL और RL लोड में फ्री व्हीलिंग डायोड की उपस्थिति में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आउटपुट मुझे वहाँ मिलेगा। लेकिन जो करंट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट तो फिर करंट, इंडक्टर करंट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, अब डायोड के थ्रू एनर्जी रिलीज हो रही है, तो करंट की वेवफॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट की वेवफॉर्म ऐसी रहेगी। बस वोल्टेज जो हमें नेगेटिव वोल्टेज जो है वो नहीं मिलेगा, जिससे हमारी एवरेज वैल्यू कम नहीं होगी, अच्छी एवरेज वैल्यू, हमारी एवरेज वैल्यू में जो कमी आ रही थी वो प्रॉब्लम यहाँ दूर हो जाएगी। तो ये है फ्री व्हीलिंग डायोड का कॉन्सेप्ट, तो आप समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो कंडक्शन टाइम भी कम होगा बच्चों, क्योंकि कंडक्शन टाइम चेंज नहीं होने वाला है, कंडक्शन टाइम उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चों, अब लीव करते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।